ध्यान देना, हम लोग ध्रुवण पढ़ रहे थे और आज हम लोग प्रकाश के ध्रुवण पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़े थे? यांत्रिक तरंगों के ध्रुवण के बारे में पढ़ रहे थे। आज ध्यान देना, 1690 एडी की बात है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना की खोज होती है। बात समझ में आ रही? 1690 ईस्वी में प्रकाश में ध्रुवण की घटना की खोज होती है। कहानी समझना, ये सब अभी देख लेंगे। अब चूंकि हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को यांत्रिक तरंगे माना था और उसमें से भी अनुदैर्ध्य माना था। क्या माना था बेटा? अनुदैर्ध्य। और अभी कल आप प्रायोगिक प्रदर्शन देखे हो कि प्रकाश के अगर अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश हटाओ, केवल यांत्रिक तरंग का प्रकृति क्या है? अनुप्रस्थ है, तो उसमें ध्रुवण होता था, और अनुदैर्ध्य है तो ध्रुवण नहीं होता। तो इन्होंने प्रकाश के तरंगों को अनुदैर्ध्य माना था, इसलिए प्रकाश में ध्रुवण की घटना की व्याख्या नहीं कर पाए। बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? ध्यान से समझना, ध्रुवण की घटना कौन सी तरंगों में होता है? अनुप्रस्थ में। और प्रकाश में ध्रुवण की घटना हुई। हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों को क्या माना था? अनुदैर्ध्य तरंग, इसलिए वो व्याख्या अपने तरंग सिद्धांत से। बाद में 1830 में फ्रेस्नेल नाम के वैज्ञानिक, जो कि फ्रांस के हैं, वो प्रमाणित करते हैं कि प्रकाश जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। क्या होती है बेटा? अनुदैर्ध्य नहीं होती। जब वो प्रमाणित करते हैं अनुप्रस्थ तरंग होती है, तो प्रकाश में ध्रुवण की घटना की व्याख्या हो जाती है। लेकिन अभी भी फ्रेस्नेल और हाइगेंस ये मानकर चलते हैं कि प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे। कौन सी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है ना, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया कि भैया अनुप्रस्थ होती है, और उसकी व्याख्या हो गई। ध्रुवण की व्याख्या क्या हुई? हो गई। लेकिन अभी भी हाइगेंस और फ्रेस्नेल, यानी कि फ्रेनल, इनको फ्रेनल भी बोलते हैं। इंग्लिश में देखो फ्रेस्नेल लिखा है, कुछ लोग फ्रेनल पढ़ते हैं। तो फ्रेनल के अनुसार प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, और यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में ईथर माध्यम की कल्पना की थी। बात समझ में आ रही है? तो इन लोगों को अभी उस पर भरोसा है। ध्यान देना, 1664 ईस्वी में, ये डेट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कुछ लोग 1873 भी लिखते हैं, मैंने 1864 लिखा है। क्लियर है? लेकिन जो विकिपीडिया पे लिखा है वो 1864 ही लिखा है, तो इसलिए मैं 1864 आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है बेटा। तो 1864 में मैक्सवेल अपने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। बात समझ में आ रही है? और बताते हैं कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो यांत्रिक तरंगे बिल्कुल भी नहीं होती। कौन सी तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। बात समझ में आ रही? और इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, ये निर्वात में भी चल सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अब पूरा एक बार समझ लेना। 1690 ईस्वी में प्रकाश में ध्रुवण की घटना की खोज होती है। अब हाइगेंस के अनुसार प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगे होता है, इसलिए हाइगेंस अपने तरंग सिद्धांत से प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि ध्रुवण की घटना किसमें होती है? अनुप्रस्थ तरंग में होती है। फिर 1830 ईस्वी में फ्रेनल ने प्रमाणित किया कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। आपको निचोड़ बता रहा हूँ कहानी का। बात समझ में आ रही है? डाटा डाटा, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे होती है। फिर क्या करते हैं? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में थोड़ा सा संशोधन करते हैं, जहाँ पे उन्होंने अनुदैर्ध्य तरंगे माना था वहां पर अनुप्रस्थ कर देते हैं। फिर प्रकाश में जो ध्रुवण की घटना होती है उसकी व्याख्या हो जाती है। लेकिन अभी भी ये दोनों मानते हैं कि प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे हैं? फिर 1864 ईस्वी में मैक्सवेल आते हैं और अपने विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, और बताते हैं कि जो प्रकाश तरंगे होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, और इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी चल सकते हैं। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? अब इस टॉपिक को तभी समझ पाओगे जब विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत आपको पता हो। बात समझ में आ रही है? तो चैप्टर नंबर 8 में आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, उसका चैप्टर का नाम ही है, उसमें आप बहुत विधिवत पढ़ोगे उसमें। अभी हम लोग इनके तरंग सिद्धांत को केवल पढ़ लेते हैं, और जो काम है यहाँ पर वो पढ़ लेते हैं। क्लियर है? चलो ध्यान देना बेटा, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उसमें विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत वेक्टर बोल सकते हो, तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत कंपन करते हैं। याद रखना, ये जैसे ये तरंग संचरित कैसे होते हैं, तो इसमें दो क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों के कंपन के कारण तरंग संचरित होता है। बात समझ में आ रही है? तो दो क्षेत्र हो गए, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। मैंने कहा है दोनों परस्पर लंबवत होंगे। क्या होंगे बेटा? दोनों परस्पर लंबवत कंपन करेंगे।
और एक चीज और, तरंग जिस दिशा में संचरित हो रही है ना, उसके भी लंबवत दिशा में ही कंपन करें। एक चीज तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्यों? अनुप्रस्थ तरंग को कैसे परिभाषित करते हो, थोड़ा मुझे बताओ। बिल्कुल सही। जब तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। और यहाँ पर तरंग किसके कारण संचरित होती है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र आप देख पा रहे हो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंगे हुई, अनुप्रस्थ तरंग। तो अगर प्रकाश को मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग कहा तो उसकी भी प्रकृति तो अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ ही तो है। और अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है। क्लियर है? चलो एक बार समझते हैं इनका सिद्धांत बढ़िया से। इन्होंने कहा विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो दोनों के दोनों लंबवत होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, लंबवत होते हैं। यानी इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90। और ये क्या है, तो तरंग संचरण की दिशा है। क्या है बेटा, ये आप, तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत कंपन करते हैं, ये भी याद रखना। तो तरंग संचरण की डायरेक्शन ये हो गई और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई, इसके ये लंबवत होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी इसके लंबवत होगा। अब आपको कि दिख तो नहीं रहा है क्योंकि 3D फिगर है। इसको आप एक्स एक्सिस मानना और इसको तो तीनों एक्सिस क्या होते हैं, लंबकोणीय होते हैं। आप कह सकते हो ये तरंग संचरण की दिशा है। क्या है बेटा, और हम मान ले ये जो है ऊपर की ओर वैद्युत क्षेत्र के कंपन करने की दिशा है। क्या है बेटा, तो ये लंबवत हो गया। और इधर की ओर हम लोग मान लेंगे कि ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन करने की दिशा। अब देखना इस विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दिशा में, परस्पर क्या है, परस्पर का मतलब हुआ एक दूसरे के लंबवत, तथा तरंग संचरण की दिशा, इधर देखना बेटा ये क्या है, तरंग संचरण की दिशा है। तो तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत, इधर से भी 90 डिग्री का कोण, उधर से। ये बात समझ में आ रही है? ये चीज उन्होंने बताया ऐसे, ठीक है। और आप समझ भी सकते हो कुछ इस प्रकार से, जब विद्युत क्षेत्र कंपन करता है तो कुछ इस तरीके, बात समझ में आ रही है। और चुंबकीय क्षेत्र ये होगा ना, ये असल में जेड एक्सिस ये होगा बाहर की, लेकिन इसको यहाँ पर खींचा नहीं जा सकता इसलिए ऐसा खींचा गया। तो इसको दूसरा कलर से ऐसे बांध देना इस प्रकार, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा। थोड़ा समझना, ये ऊपर और नीचे डायरेक्शन में बात समझ में आ रही है। ऊपर नीचे डायरेक्शन में कौन कंपन कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र, है ना। और इधर बाहर की ओर और पीछे की ओर कौन कंपन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र। और एक दूसरे से कि क्या होंगे बेटा, ये लंबवत होंगे, ऐसे प्रत्येक जगह पर। बात समझ में आ रही है। ये होता है बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगे, और तरंग संचरण की डायरेक्शन ये हो। क्लियर है? अब ध्यान देना, विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो प्रकाशिक प्रभाव होता है, प्रकाशीय प्रभाव होता है, उसके लिए केवल और केवल कौन उत्तरदायी होता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत वेक्टर। तो आप क्या पढ़ रहे हो, प्रकाश क्षेत्र ही तो पढ़ रहे हो, उसी के प्रभाव को तो ही पढ़ रहे हो। तो आप किस पर ध्यान दोगे, वैद्युत वेक्टर, इसी पर केवल आपको ध्यान केंद्रित करके पढ़ना है। इससे अभी हमको बहुत ज्यादा मतलब, क्लियर है। तो यहाँ पर वही चीज लिखा है बेटा, समझना। उन्होंने कहा वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र ई व चुंबकीय क्षेत्र बी परस्पर लंबवत। तो देखो परस्पर एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत। वाई और जेड अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, लंबवत होंगे। तथा तरंग संचरण के भी लंबवत कंपन करते हैं।
तरंग संचरण की दिशा किधर की ओर है बेटा? एक्स एक्सिस की ओर। तो एक्स अक्ष के भी वाई और जेड दोनों लंबवत होते कि नहीं होते? तो देखो लंबवत है। और इसमें मैंने बता दिया है प्रकाशीय प्रभावों के लिए वैद्युत वेक्टर ही उत्तरदायी होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, चूंकि वैद्युत वेक्टर तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। देखो तरंग संचरण की दिशा इधर की ओर है और वैद्युत वेक्टर के कंपन करने की डायरेक्शन ये है, तो लंबवत हुए कि नहीं हुए? तरंग संचरण के लंबवत हुए। और यही परिभाषा तो आप अनुप्रस्थ के लिए बताते हो, इसीलिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे। यहाँ तक की पूरी कहानी आपको समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो अभी नहीं है तो अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यानी उनको निरूपित कैसे करते हैं। भाई संकेत ही तो बनाएंगे, कैसे बनाते हैं उसको हम लोग समझते हैं चैप्टर में। ये तो रिप्रेजेंटेशन आप देखोगे कौन सा? अनपोलराइज्ड लाइट, अप्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश का निरूपण आप नए पेज पर समझो, ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा आपको। आप बोलोगे कि इसमें कौन से अध्रुवित प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर होते हैं बेटा, वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान कंपन करते हैं। क्या कर रहे हो? मैंने अभी क्या बताया? देखो यही याद रहेगा, छूटा छाटा बढ़िया से पढ़ा करो। मैंने कहा है कि अध्रुवित प्रकाश में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, अब हम लोग किसको परिभाषा में किसको शामिल कर रहे हैं? केवल वैद्युत वेक्टर। क्यों? क्योंकि प्रकाशीय प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वैद्युत। तो जितनी भी परिभाषा दोगे उसमें वैद्युत वेक्टर केवल बोलना है। आप बोलेंगे कि अध्रुवित प्रकाश में तरंग संचरण की लंबवत तल, बात समझ में आ रही? तरंग संचरण की दिशा सपोज करना ये है और इसके लंबवत कौन सा तल है? ये क्लियर है? तो इस तल में वैद्युत वेक्टर सभी दिशा में समान कंपन करेंगे। ठीक है, देखो कैसे। सपोज करना ये तरंग संचरण की डायरेक्शन है। क्या है बेटा? तरंग संचरण की डायरेक्शन। तो इसमें जो वैद्युत वेक्टर का कंपन होगा वो ऊपर की ओर, नीचे, इधर की ओर, उधर। ये सपोज करना तल है बेटा, तल में। ठीक है, इधर की ओर भी और इधर। ऐसा कह सकते हो ये है क्या? स्टार। ऐसे ही आप यहाँ भी बनाओगे। अभी इसका मतलब समझा रहा हूँ। वैसे तो ये देखने में तारा ही लग रहा है और इसी के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब आप अपनी क्वेश्चन पेपर में, बुक में, एक्सरसाइज में कहीं भी इस प्रकार का लाइट देखोगे तो आप उसको बोलोगे अध्रुवित प्रकाश। क्या बोलोगे बेटा? ये अध्रुवित प्रकाश। इसी को बेटा हम लोग बोल देते हैं साधारण प्रकाश। क्या बोल देते हैं? या फिर बोल देते हैं प्राकृतिक। हाँ, साधारणतः किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है तो अनपोलराइज्ड होता है। अभी आपको ये लाइट सोर्स दिख रहा है, इससे जो प्रकाश निकल रहा है वो अध्रुवित प्रकाश है। अब आप कह सकते हो सर हम लोग को दिखाई नहीं देता है कि अध्रुवित प्रकाश है कि ध्रुवित प्रकाश है। अगर आपसे इस तरीके से कोई पूछे कि ये वाला बताओ अध्रुवित प्रकाश है कि ध्रुवित प्रकाश है, तो आप बताओगे हम देख कर तो नहीं बता पाएंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि हमको विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं वो दिखाई नहीं देते। अगर वो दिखाई देते तो हम उसको देखते सबसे पहले कि प्रकाश संचरण की दिशा के तल के लंबवत दिशा में कण, वो क्या नाम है इसका, वैद्युत वेक्टर कंपन कर रहा है कि नहीं। अगर लंबवत तल में सभी दिशाओं में कंपन कर रहा होता तो हम उसको बोलते अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ये चीज अध्रुवित प्रकाश का संकेत समझ में आया। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान से समझना है, इस पर ध्यान केंद्रित करना कि ये जो स्टार बना है ये तो आपका बोर्ड के तल में ही बना है। आप कागज में बनाओगे तो ऐसे कागज के तल में ही ऐसे बना दोगे। बात समझ में आ रही है? ऐसे सभी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से समझना, अगर ये तल है
ये तरंग संचरण की डायरेक्शन हो गई और इसके लंबवत तल ये हो गया। तो इस तल में जो आप खींचोगे ये वैद्युत वेक्टर के कंपन की डायरेक्शन तीर द्वारा, तो ऐसे इधर भी इधर भी, बात समझ आ रही है, नीचे भी ऊपर भी, इधर भी इधर, ऐसे सभी डायरेक्शन में खींचोगे, ठीक है। और ये है क्या, तीर, बहुत सारे तीर को इकट्ठा बनाते हो तो किसका रूप ले लेता है, स्टार तो तारा बन जाता है। तो आपको मजबूरी में इस वाले तारे को जो इस तल में बना हुआ है उसको आपको यहाँ पर ऐसे बनाना पड़ता है। बात समझ में आ रही है, असल में कैसे बना होगा, ऐसे होगा। अब बात एकदम स्पष्ट क्लियर है। तो आध्रुवित प्रकाश आप ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो। एक तरीका और है बेटा, और वो ये कि आप तीर भी बनाइए और यहाँ पर बिंदु भी बना दीजिए। ऐसे तीर बना हो, ध्यान से समझना बेटा, और यहाँ पर बिंदु बना हो। क्लियर है, ऐसे बना हो बहुत सारे। तो ये तो तरंग संचरण की दिशा होगी। इसके लंबवत दिशा में आप देख पा रहे हो, एक तो ऊपर नीचे इधर की ओर वैद्युत वेक्टर का कंपन है, और एक डार्ट का मतलब समझना, बाहर की ओर और अंदर की ओर, बाहर की ओर और तो ये भी तो बाहर की ओर और अंदर की ओर भी तो क्या होगा, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में होगा। अच्छा, जो सभी दिशाओं में इसके कंपन थे, वैद्युत वेक्टर के कंपन थे, उसको आप दो दिशाओं में विघटित कर सकते हो, लंबवत और क्षैतिज। कुल मिला के जो सभी दिशाओं में यहाँ पर आपको दिख रहा है कंपन इसका, ऐसे उनको क्या कर सकते हो आप, दो दिशाओं में विघटित कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, कौन कौन से, एक तो ये जो बोर्ड है, बोर्ड के तल के समांतर, बोर्ड के तल के, और एक बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर ना। तो इस तरीके से तो आध्रुवित प्रकाश को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है, ज्यादातर आपको यही मिलेगा। तो मुझे लगता है परिभाषा एकदम क्लियर हो गया होगा। आप बोलोगे कि आध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान कंपन करते हैं। क्लियर है, ये प्रदर्शन हो गया। और सेम यहाँ पे बना हुआ, देखो, जिसमें वैद्युत वेक्टर का कंपन तरंग संचरण के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान होता है, वही प्रदर्शन है बेटा यहाँ पे। ये क्या हो गया, तरंग संचरण की डायरेक्शन हो गई, स्टार बना है, क्या बना है बेटा, तारे। इस तरीके से आप प्रदर्शित कर सकते हो। और यहाँ पर स्टार वो बनाओगे, तीर बनाओगे और बिंदु भी बनाओगे। तीर का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान देना, तीर का मतलब है कागज के तल के समांतर कंपन, कागज के तल के आपके हिसाब से बना रहे हैं, ठीक है। बिंदु का मतलब क्या होगा बेटा, कागज के तल के ऊपर और नीचे, इसका मतलब क्या हो, लंबवत। तो कागज के तल के लंबवत कंपन हो रहा है तो बिंदु। और इन दोनों तरीके से हम लोग किसको प्रदर्शित कर सकते हैं, आध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश या प्राकृतिक प्रकाश इसको बोलते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है एकदम। आगे चलें, ठीक। अब हम लोग समझेंगे बेटा कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये तो हम लोग कल ही पता कर लेते कि समतल क्या होता है, समतल क्यों बोलते हैं, ठीक है, रेखीय या समतल बोलते हैं, यहाँ पर समझना। अभी जब आप तीनों पढ़ लोगे ना तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, पहली बार पढ़ लोगे। इसमें आपको बताया जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण के लंबवत केवल एक ही दिशा में, ध्यान से समझना, वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या होंगे, तरंग संचरण के लंबवत केवल एक ही, उसमें सभी दिशाओं में थे और इसमें एक ही दिशा। जैसे सपोज करना ये तरंग संचरण की डायरेक्शन हो गई, बात समझ में आ रही है, और ये इसका लंबवत तल हो गया। अब इसमें कंपन करेगा कौन, वैद्युत वेक्टर, लेकिन ध्यान ये रहे केवल एक ही डायरेक्शन में, चाहे आप ऊपर नीचे ऐसे, चाहे आप इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, बस एक ही दिशा। तो हम लोग प्रदर्शित कैसे करते हैं कागज में, तो आप बताओगे या तो ऊपर नीचे ऐसे करा देते हैं। जब ऊपर नीचे डायरेक्शन यानी कि कागज के तल के समांतर, कागज का तल तो ऐसे ही होगा ना, इसी में तो आप तरंग संचरण की दिशा बनाओगे, तो उसी के समांतर ऐसे खींचोगे तो एक तीर ही तो खींचोगे। जब एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो समझना कि कागज के तल के समांतर कंपन हो, और जब केवल डॉट डॉट बना देते हैं ये, तो कागज के तल के, देखना ये तरंग संचरण की डायरेक्शन हो गई, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तीर द्वारा ऐसे बना देंगे ये।
अब आप अगर इस तरीके से आपके बुक में बना है तो आप क्या समझोगे बेटा? ध्रुवित प्रकाश। क्या है? ध्रुवित प्रकाश। और कौन सा ध्रुवित? तो बोलोगे समतल। समतल क्यों? एक समतल में ही तो कंपन कर रहे हैं, बात समझ आ रही है? ऐसे कागज के तल में, ठीक है। और तीर का मतलब अगर आपसे कोई पूछा तो क्या बताओगे? इस तीर का मतलब है ये कागज का तल हो गया और ये वैद्युत वेक्टर का कंपन हो गया। तो देखो कागज के तल के समांतर ही तो कंपन कर रहा है, क्लियर है ना? तो आप बोलोगे कागज के तल के समांतर, कागज के तल के समांतर कंपन। एक रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है ये ऐसे बिंदु बना दिया जाए। अब बिंदु का मतलब क्या समझो? ये तो तरंग संचरण की दिशा हो गई और ये वैद्युत वेक्टर के कंपन की डायरेक्शन हो गई। किस तरीके से कंपन कराओगे? तो ये बोर्ड है, बोर्ड के तल के लंबवत इधर की ओर और अंदर की ओर, बाहर की ओर और तो बाहर की ओर का मतलब हुआ बोर्ड का तल और ये कंपन की डायरेक्शन लंबवत। ऐसे आप कागज में बनाओगे तो आप बताओगे कागज के तल के लंबवत। क्या बताओगे बेटा? कागज के तल के लंबवत कंपन हो रहा है, लेकिन केवल एक ही दिशा में हो रहा है, या तो लंबवत हो रहा है या तो समांतर। तो ऐसे आप इसको प्रदर्शित करोगे, समतल ध्रुवित प्रकाश। बताओ इसका रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? क्या हुआ बेटा बताओ? कुछ तो हुआ। आपसे ठीक पढ़ाएं? चलो इधर देखना बेटा। तो आपको समतल ध्रुवित प्रकाश समझ में आया? देखिए जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण के लंबवत केवल एक ही दिशा में, वैद्युत वेक्टर के कंपन है, तरंग संचरण की दिशा है और केवल एक ही दिशा में। तीर मतलब कागज के तल के समांतर कंपन हो रहा है, और बिंदु, बिंदु का मतलब कागज के तल के लंबवत कंपन हो। क्लियर है एकदम? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हो गया बेटा समतल ध्रुवित प्रकाश। अब आंशिक ध्रुवित प्रकाश भी पढ़िए, क्योंकि इसका भी रिप्रेजेंटेशन आपका काम लगेगा। क्योंकि आप पढ़ोगे प्रकाश के ध्रुवण की विधियां, कितने प्रकार से आप प्रकाश को ध्रुवित करा सकते हैं। तो पहले तो रहता था आप में परावर्तन द्वारा, अपवर्तन द्वारा, वर्ण विक्षेप, प्रकीर्णन द्वारा, ऐसे बहुत सारे, पोलराइडो द्वारा। बात समझ में आ रही है? लेकिन इस बार आपको केवल एक ही पढ़ना है, अपवर्तन द्वारा। किसके द्वारा बेटा? अपवर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण या फिर ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करना। तो बार बार अपवर्तन कराया जाता है। तो जब बार बार अपवर्तन कराओ तो आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, पहले आंशिक रूप से ध्रुवित होगा, फिर धीरे धीरे ध्रुवित होते 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 कई बार आप अपवर्तन कराओगे तो लास्ट में आपको ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो वहां पे आपको बनाना पड़ता है ना, तो उसका आप निरूपण देखिए बेटा। यहाँ देखो, नहीं तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है? तो चलो इधर देखो, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट यानी आंशिक ध्रुवित प्रकाश। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आपने कहा अध्रुवित प्रकाश के लिए कि जो वैद्युत वेक्टर के कंपन हो वो तरंग संचरण के लंबवत तल में सभी दिशाओं में एक समान होंगे, और आपने कहा ध्रुवित प्रकाश में कि तरंग संचरण के लंबवत किसी एक दिशा में वैद्युत वेक्टर कंपन करेगा, तो क्या होगा? ध्रुवित प्रकाश। अब आंशिक रूप से ध्रुवण में आप क्या बोलोगे? बताओगे कि जब प्रकाश संचरण के लंबवत वैद्युत वेक्टर का कंपन एक से अधिक दिशा में, क्या हो बेटा? लेकिन सभी दिशाओं में ना हो, क्योंकि सभी दिशाओं में होगा तो अध्रुवित प्रकाश, और एक दिशा में होगा तो ध्रुवित प्रकाश। अब एक से अधिक दिशा में तो होगा लेकिन सभी दिशाओं में नहीं होगा, और इसमें तीर और बिंदुओं की संख्या समान नहीं होती। जब आप इनका निरूपण करोगे बेटा तो तीरों की संख्या और बिंदुओं की संख्या समान नहीं लोगे, क्लियर है? और उधर जो करते थे समान लेते, ध्यान देना। वही चीज यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, जिसमें वैद्युत वेक्टर का कंपन तरंग संचरण के लंबवत एक से अधिक दिशा में होता है परंतु सभी दिशाओं में। तो ध्यान देना, इसको कई प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन जो है कई प्रकार से होता है। मैंने 2-3 प्रकार ऐसे बता दिया है। एक तो ऐसे देखो बेटा, 2 तीर बना दिए, बीच में एक डॉट बना दिए, बिंदु बना दिए, क्लियर है? ऐसे फिर यहाँ पर 2 तीर बना दिए, एक बिंदु बना दिए, यानी कि अभी यहाँ पर कंपन कैसे हो रहा है? कागज के तल के समांतर।
यहाँ पर भी, और यहाँ पर लंबवत, लेकिन एक साथ नहीं हो रहा है। वहां पर देखो हम लोगों ने बनाया था, आप कह सकते हो सर यहाँ पर तो बनाए थे, तीर और बिंदु दोनों बनाए थे, लेकिन एक साथ था, संख्या बराबर थी ना, तीर की भी और बिंदु की भी, और वहां पर संख्या बराबर नहीं, ये ऐसे, और अलग अलग बनाओगे। ऐसे यहाँ पर ऐसे ही बना सकते हो। यहाँ पर देखना अध्रुवित, बात समझ में आ रही है? देखो इस डायरेक्शन में भी और लंबवत डायरेक्शन में भी, यहाँ पर केवल एक ही डायरेक्शन में, कागज के तल के लंबवत कंपन करेंगे। तो इस प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन है इनका, इसका आंशिक ध्रुवित प्रकाश होता है। कोई डाउट? तो अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा तीनों का कि अध्रुवित प्रकाश का निरूपण कैसे होगा, ध्रुवित प्रकाश का निरूपण कैसे होगा, और आंशिक ध्रुवित प्रकाश का निरूपण कैसे होगा। ये सब हम आगे बनाएंगे, और बनाने के बाद बताएंगे नहीं, आप लोग बताओगे कौन सा प्रकाश है। क्लियर है एकदम? तो आज के लिए इतना ही।